10वीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फूल के डिफरेंट कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स के से जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एक फूल में जो है बीज निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से होती है, उस चीज को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि पुष्पी पौधों को हम आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म भी कह देते हैं। इन पौधों की खास बात क्या है कि इनके अंदर जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये चीजें आवश्यक रूप से होती है। तो हम बात कर रहे हैं पुष्पी पौधों की। तो पुष्पी पौधों का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है। ठीक है, पुष्पी पौधों का जनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। और फूल के मुख्य रूप से हम 4 पार्ट पढ़ते हैं। कौन सा? सबसे पहले तो बाह्य दल, याद रखना यहाँ से। सबसे पहला है बाह्य दल, इसको इंग्लिश में सीपल्स कहते हैं, SEPAL। ठीक। दूसरा पार्ट है इसका पंखुड़ी दल, पीटल। ठीक। तीसरा पार्ट है इसका पुंकेसर और चौथा पार्ट है इसका स्त्री केसर। तो देखिए फूल के मैंने 4 पार्ट कौन कौन से बताए हैं। बाह्य दल, दूसरा दल या पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर जिसको इंग्लिश में स्टेमन कह देते हैं और चौथा है स्त्री केसर जिसको इंग्लिश में पिस्टिल कह देते हैं। ठीक। तो इसके ये 2 पार्ट तो हम आसानी से बाहर से देख ही सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये फूल है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये नीचे ग्रीन पार्ट है ना, ये है इसका बाह्य दल या सीपल्स। ठीक। और ये गुड़हल के पौधे का फूल है मेरे पास। तो यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रही है ये वाली चीजें, ये इसका दल है या पंखुड़ी है, पिटल्स है ये। अब ऐसा आप किसी भी फूल में देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये एक और फूल है, ये वैसे तो एक जंगली सा पौधा है, इसको हम वो कह देते हैं धतूरा कह देते हैं। ठीक। तो इसका भी आप बाह्य दल ये देख सकते हैं कि ये इसका बाह्य दल है। ठीक है, इसको मैं उखाड़ रहा हूं। ठीक। और बाह्य दल के बाद जो है ये इसकी पंखुड़ियां बच जाती है। ठीक, समझ गए? तो जो 2 पार्ट हम इसके अभी समझ चुके हैं उनको मैं यहाँ से उखाड़ करके अलग कर लेता हूँ। जैसे इसकी मैंने बाह्य दल तो इसका पहले से अलग कर दिया है। अब इसका मैं थोड़ा सा जेंटली इसका ये पंखुड़ी और हटा देता हूँ, इसका दल और हटा देता हूँ। ठीक। अब देखिए कि किसी फूल के जब आप बाह्य दल और पंखुड़ी अलग कर देते हो ना, तो ये अंदर से कुछ इस तरह के तंतु इसमें निकलते हैं। ठीक। तो इनमें से देखिए कि जो ये एक जैसे 1 2 3 4 5 ये आपको नजर आ रहे हैं, ये टूट करके अलग भी हो गए यहाँ से। तो ये जो है ना, ये इस फूल का नर भाग है। ठीक। और इस भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस फूल के नर भाग हैं। ठीक। और इस नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर या स्टेमन कह देते हैं। अब स्टेमन के भी 2 हिस्से हैं। जो ऊपर का पार्ट है इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। यहाँ पर ये देखिए ये सारे परागकोश हैं। ठीक। इन परागकोशों के अंदर होता है परागकण। ठीक। जिसमें क्या होता है? नर युग्मक होता है। ठीक। नर जनन कोशिकाएं होती है इसके अंदर। तो ये कई बार तो इतने छोटे होते हैं कि हमें नंगी आंखों से परागकण दिखते भी नहीं है। ठीक। और अब देखिए कि ये परागकोश ये देखिए आपको वायर सी नजर आ रही है, एक तार सी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं तंतु या फिलामेंट। ठीक। तो आपको यहां से याद रखना है कि फूल का जो नर भाग है उसको हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर में फिर आगे 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो परागकोश या एंथर जिसमें परागकण होते हैं। ठीक। और परागकणों में क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। और इसका जो निचला भाग होता है इसको हम परतंतु कहते हैं, कई बार तंतु भी कह देते हैं, फिलामेंट भी कह देते हैं। ठीक। वैसे फिलामेंट इंग्लिश का नाम है लेकिन कई बार हिंदी में भी इसको यूज कर लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर भी एक कोई चीज नजर आ रही होगी। इसकी शेप में इसकी शेप में कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। एक तो ये वाला है और एक ये वाले हैं।
इनमें कोई अंतर नजर आ रहा होगा ना आपको। तो ये जो होता है ना, ये मादा भाग होता है इसका। ठीक, अब ये और इसका नीचे तक मैं आपको और दिखाऊंगा। ये स्त्री केसर के पार्ट हैं। तो एक बार मैं इसको पूरा उखाड़ लेता हूँ। नर पार्ट आप समझ गए, उसको मैं अलग कर देता हूँ बिल्कुल। यहां से देखिए कि ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका मादा पार्ट है, ये नीचे जाकर के देखिए कहाँ से जुड़ा हुआ, ध्यान से। ठीक है, तो हम इसको नर पार्ट को मैं सारे को हटा देता हूँ। ठीक, अब ये जो मेरे हाथ में है ना, इस नीचे वाला ग्रीन को छोड़ के सारा, ये है इसका स्त्री केसर, मादा भाग है पूरा। ठीक, इस मादा भाग में 3 पार्ट है। जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है ना, इसको हम कहते हैं वृत्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं हम वृत्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक, ये प्राय चिपचिपा सा भाग होता है। ठीक, और जो बीच में ये जो पूरा भाग है, पूरी पाइप सी जो है, ये वृत्तिका कहलाती है। ठीक है, वृत्तिका कहलाती है। ठीक, और जो लास्ट में देखिए ये जो उभरा हुआ फुल्ला सा जो भाग है, ये नीचे, ये इसका अंडाशय कहलाता है, ओवरी कहलाती है इसकी। ठीक, ये क्या कहलाता है? इसका अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर जो है, आप इसको काट के देखोगे ना, तो अंदर होते बीजांड। ठीक, अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक, और बीजांड के अंदर जो है अंड कोशिकाएं होती है। ये जो अंड कोशिकाएं हैं, ये मादा युग्मक है। ठीक, तो स्त्री केसर के मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं। एक तो वृत्तिकाग्र, जो सबसे ऊपर का चिपचिपा हुआ भाग है, मध्य भाग जो है वो वृत्तिका, और तीसरा जो उभरा फूला हुआ भाग है वो क्या है? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। और इसको अंडाशय को भी अगर आप काट देना ऐसे, यहाँ पर एक ब्लेड लेके मैंने इसको काट दिया है, और थोड़ा सा इसको बीच में से कट कर देंगे हम। चलो ये अलग हो गया, कोई बात नहीं। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ एक बार, तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे अंडे से नजर आएंगे। ठीक, तो आप इसको करके देख सकते हैं। कोई भी धतूरे का फूल ऐसे आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जैसे खेत वगैरह की जो मेड़ होती है, बाढ़ होती है ना, उस पे होता है, वहां पे थोड़ा सा जगह साफ नहीं होती। एक तो तोड़ना ध्यान से होता है, एक इसमें छोटे छोटे से जो जीव होते हैं वो कई बार एलर्जी सी कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम गुड़हल के फूल से समझे, तो इसका जो है बाह्य दल मैंने देखिए उखाड़ के अलग कर दिया है। ठीक, और इसकी पंखुड़ियां भी मैं अलग कर देता हूँ, जैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि इसमें कौन सा पुंकेसर है, कौन सा स्त्री केसर है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ कैमरे का। तो यहाँ पर देखिए जो येलो वाला पार्ट है ना, ये पुंकेसर है। पुंकेसर में जो ऊपर का भाग है, ये इसका क्या है? परागकोश है, और इसके अंदर परागकण होते हैं। और नीचे देखिए ये तंतु है, इसका फिलामेंट है, नीचे जो डंडा सा है। ठीक, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले पार्ट जो है इनसे अलग है ना। ये क्या है? ये जो ज्यादा रेड से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसका मादा भाग है। ठीक, स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग है। क्या बोलते हैं इसको? वृत्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक, तो अब आपको सर इसकी वृत्तिका कहाँ गई, अंडाशय कहाँ गया? चलो इसको हम एक बार ऐसा करके कट कर लेते हैं। अब देखिए आपने ब्लेड से बिल्कुल धीरे धीरे इसको कट करना, पूरा मत काट देना इसको, फिर आपको जो चीज देखना चाहते हैं ना दिखाई नहीं देगी। ये बस
पुंकेसर तो सारे अलग हो गए। ये देखिए, आपको यहाँ पर कुछ पाइप सी नजर आ रही है ना, ये मैंने अलग कर दिया है। अब ये देखिए, ये सारा स्त्री केसर इसका बाहर निकले हैं, ठीक। और ये सबसे नीचे जो इसकी ओवरी यानी इसका अंडाशय है, ठीक। और अंडाशय के अंदर मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या पार्ट होते हैं, बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर अंड कोशिकाएं होती है जो मादा युग्मक होती है, ठीक। अब देखिए कि ये सारी चीजें मैंने यहाँ चित्र में लिख दी और यहाँ से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जितना समझाया एक बार मैं नोट्स में से बता देता हूँ कि पुष्प क्या होता है। पुष्पी पौधे का जो है जनन अंग होता है, ठीक है। फूल क्या होता है, पुष्पी पौधे का जनन अंग होता है। इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक। पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों जनन भाग है, इनमें जनन कोशिकाएं होती है, ठीक। और अब देखिए कि इसमें पुंकेसर बताया मैंने सबसे पहले कि नर भाग होता है, ठीक। और एक फूल में कई पुंकेसर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकली भी दिखाया है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग जो है परागकोश या एंथर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक। और परागकणों के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक। और दूसरा है स्त्री केसर। स्त्री केसर कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। सबसे ऊपरी भाग जो है वो वर्तिकाग्र कहलाता है, जो चिपचिपा होता है। मध्य भाग जो पाइप सी है, ये क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। और सबसे निचला उभरा फुला भाग जो है वो अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर क्या होती है, अंड कोशिका होती है, यानी वही अंड कोशिका क्या है, मादा युग्मक है। तो हम जहां पर पहुंचना चाहते थे कि फूल के अंदर नर युग्मक कहाँ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और मादा युग्मक कहाँ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, जब इनका निषेचन होगा, तभी वहां पर बीज बनेगा, ठीक। तो अब हम वो प्रक्रिया समझेंगे जिसमें कि नर युग्मक मादा युग्मक से किस तरह से मिलते हैं, बीज किस तरह से बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अब देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प में नर और मादा भाग दोनों एक ही फूल में होते हैं। ऐसे पौधे जो उभयलिंगी कहलाते हैं, जैसे गुड़ल है, सरसों है। गुड़ल का फूल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था वही है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नर पार्ट तो अलग होता है और उसका मादा पार्ट अलग होता है। नर पुष्प में सिर्फ पुंकेसर होता है और मादा पुष्प में सिर्फ स्त्री केसर होता है, ठीक। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पौधे कहते हैं। जैसे तरबूज हो गया, पपीता हो गया, एक लिंगी पौधे हैं। तो जैसे ऐसे पौधों में क्या होता है कि जैसे एक फूल है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, या पुंकेसर मिल जाए, स्त्री केसर मिल जाए, ठीक। और ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, एक लिंगी पौधे कहलाते हैं। अब आइए समझते हैं कि बीज निर्माण की प्रक्रिया जो है किस तरह से होती है, कि ये जो मैंने आपको नर युग्मक और मादा युग्मक बताए थे, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। तो बीज निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो परागकण जो होता है वो इस परागकोश से कहाँ आएगा, पहले वर्तिकाग्र में आएगा। वर्तिकाग्र से जो है वो किस तरह से जो है वो ओवरी में पहुंचता है, इसके अंडाशय में पहुंचता है, और फिर जो है कैसे इसके अंड कोशिकाओं के साथ मिलता है, उस चीज को हमने डिस्कस करना है। तो पहले तो देखिए कि जो ये जो तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो परागकोश है ना, इन परागकोशों से जो परागकण होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं, वो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या किसी जंतु के द्वारा, जैसे कोई मक्खी यहाँ बैठी हो, उसके बाद यहाँ बैठी हो, उसके पैरों के चिपक के आ गई, तो इस तरह से किसी भी तरीके से जो है जो परागकण है वो परागकोश से वर्तिकाग्र में आते हैं, ठीक। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं परागण,
क्या बोलते हैं? परागण। परागण को हम इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखिए कि परागण जो है वो कैसे हो सकता है, कि ये देखिए जो शुरू में एक ही फूल के पार्ट थे, तो एक फूल में भी हो सकता है कि उसी फूल का जो परागकण जो उसी के वर्तिकाग्र में चला गया, ठीक। और ये भी हो सकता है कि इसका परागकण जो है वो उड़ करके हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, किसी जीव के माध्यम से उस किसी दूसरे फूल के अंदर चला जाता है, ठीक। तो अगर सेम उसी पुष्प के अंदर, उसी फूल के अंदर अगर स्थानांतरित होता है तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। कौन सा परागण? स्वपरागण, ठीक। और अगर ये परागकण जो है किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में जाते हैं तो उसको बोलते हैं परपरागण। परपरागण, ठीक। सव मीन्स खुद, पर मीन्स दूसरा। तो फूल में बीज बनने की सबसे पहला जो स्टेप है वह परागण है। परागण में परागकण जो है वो परागकोश से वर्तिकाग्र में आने जरूरी है। परागण के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक ही पुष्प के अंदर जो है परागकण ट्रांसफर हो सकते हैं, या एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब आगे चित्र के माध्यम से समझिए कि ये परागकण जो है, मान लिया कि परागकोश से उड़ करके यहाँ वर्तिकाग्र पे आ गया, या वर्तिकाग्र है, ठीक। ये वर्तिकाग्र पर जैसे ही आता है, क्योंकि वैसे भी चिपचिपा होता है ना, आराम से इसको पकड़ लेता है, तो परागकण जैसे यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ से एक नलिका विकसित हो जाती है, ठीक। ये नलिका विकसित होती हुई ये वर्तिका में से के बीचों में जैसे जाएगी, ठीक। ये नलिका से विकसित होती हुई कहाँ पहुंच जाएगी? अंडाशय में पहुंच जाएगी, ठीक। बीजांड तक पहुंच जाती है, ठीक। तो परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुंचती है? ऐसे बीजांड तक पहुंचती है। अब इस नलिका को हम कहते हैं परागनली। क्या कहते हैं? परागनली कहते हैं। तो इस परागनली के अंदर क्या है कि जो नर युग्मक है, परागकण है, वो इस नली में से चलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? बीजांड में पहुंचते हैं। बीजांड में आगे कौन है? मादा युग्मक है। तो अंडाशय के अंदर जो है नर युग्मक यहाँ से पहुंच गए, मादा युग्मक यहाँ से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो नर और मादा युग्मक का क्या होता है वहां पर, जैसे आपस में मिलन होता है, उसको हम कहते हैं निषेचन, ठीक। और उस प्रक्रिया से क्या होता है वहां पर जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक। अब युग्मनज में फिर विभाजन होता है और एक भ्रूण का निर्माण होता है, और फिर जो है बीजांड के अंदर एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है, वो बीज में बदल जाता है। यानी युग्मनज जो है वो आगे जो है उसके चारों जो है एक कठोर सी परत आ जाती है, एक आवरण का मतलब एक कवर जो है यहाँ पर विकसित हो जाता है, और फिर बाद में ये बीज में बदल जाता है, ठीक। अब देखिए कि जैसे ये परागकण जो है यहाँ पर आया और ये बीज में जैसे बदलेगा या फल में बदलेगा, उसके बाद जो है फूल के बाकी सभी पार्ट्स का काम खत्म हो जाता है और फूल के जो बाकी भाग है वो झड़ जाते हैं, ओके। और वास्तव में जो बीज बनता है यहाँ पर क्या बनता है? बीज बनता है, वास्तव में भावी पौधा ही होता है, ठीक। और इस पौधे को, इस बीज को जब आप मिट्टी में बो देते हो और उपयुक्त इसको जो है वो कंडीशन देते हो, तो ये भी पौधे के रूप में ग्रो हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपको चेक करना हो तो आप ऐसा करना, कुछ से चने लेना। आप चने भी तो क्या बीज ही तो है, तो इनको आप एक बार रात को भिगो देना, ठीक। 10, 15, 20 आप जितने मर्जी ले सकते हो एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए। रसोई घर में ये होते हैं सभी के। भिगोने के बाद है ना, इसको एक कपड़े में बांध के उस कपड़े को गिल्ला कर देना। फिर जैसे मान लीजिए चने का बीज है, तो इसमें से ना ऐसे आपको तंतु से निकला हुआ नजर आएगा, और इसको अगर आप उखाड़ के देखोगे ना, तो क्या होगा कि वास्तव में कंप्लीट पौधे का रूप सही होता है, ठीक। नीचे का भाग जो आगे जाकर के जड़ में बदल जाएगा, ये तना पत्ते वगैरह में चेंज हो जाएगा, ठीक। इस टाइप का पार्ट होता है। इसको चने को
जैसे उगा हुआ, इसको बोलते हैं अंकुरण, इस प्रोसेस को। जैसे बीज में से पौधा निकलने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? अंकुरण बोलते हैं। तो जैसे अंकुरित करने के बाद जैसे आप इसके दोनों दालें अलग अलग करके देखोगे तो आपको ऐसा पौधा नजर आएगा छोटा सा इसके अंदर। ठीक।